स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और इसको बहुत क्विकली करेंगे क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है हमारे पास। वन शॉट के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्टिंग से करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा टॉपिक, इसमें दे रखा है द अर्लीस्ट एम्पायर। अर्लीस्ट एम्पायर में हम सबसे पहले देखो ये जानेंगे कि महाजनपद थी हमारी 16 महाजनपद थी जो इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। और इसमें दे रखा है कि जो महाजनपद थी उसमें रूल जो था वो मोनार्क्स के द्वारा भी होता था, साथ ही साथ वहां पे ओलिगार्की भी चलती थी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो थे उसमें रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि जो मगध था वो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है। इतना स्ट्रॉन्ग था वो महाजनपद क्योंकि वहां पे सारे राजा जो चाहते थे कि मगध उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मगध जो था उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मगध में ऐसा क्या खास था। जो मगध था उसके अंदर आयरन मिलते थे, एलिफेंट्स मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो था मगध बहुत ज्यादा फर्टाइल था। तो उस फर्टिलिटी की वजह से मगध में सब कब्जा करना चाहते थे। तो इसलिए मगध बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है सारे महाजनपद में से। उसके बाद दे रखा है कि जो महाजनपद थी ये कब से कब तक चली, 6 सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक चली। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसेप एंड पियादसी। प्रिंसेप एंड पियादसी देखो कैसे पता चला। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना डिसाइफर करा, जो भी टेक्स्ट वगैरह स्क्रिप्ट्स वगैरह थे उनको डिसाइफर करा, उनका अर्थ निकाला। और अर्थ निकालते हुए क्या पता चलता है कि जो एक वर्ड दे रखा पियादसी नाम का, पियादसी यूज करा गया है कौन से लैंग्वेज में, ब्राह्मी एंड खरोष्टी लैंग्वेज को इन्होंने क्या करा, डिसाइफर करा, उसका अर्थ निकाला। कब निकाला, 1830s में। उसके बाद उसमें ना पियादसी वर्ड दे रखा था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो पियादसी वर्ड किसके लिए लिखा गया था, ऐसा बोला गया है कि अशोक के लिए वो पियादसी वर्ड यूज करा गया था, यानी कि कहीं भी अशोक नहीं बोला गया है, उनका वर्ड क्या दिया गया है, पियादसी। पियादसी प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी कि कोई देखने में जो प्रिय है, इसलिए उनको नाम दिया गया था, अशोक को पियादसी नाम दिया गया था। उसके बाद दे रखा है एन अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर में दे रखा है कि ये वाला टॉपिक इसको ऊपर कर दो, नीचे नीचे, थर्ड वाला टॉपिक। हाँ, तो ये जो थर्ड वाला टॉपिक है जिसका नाम है एन अर्ली एम्पायर, इसमें दे रखा है कि देखो अगर हम बात करें सबसे पहले जो एम्पायर आया था मगध में वो था मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की जो स्थापना थी या फाउंडिंग थी वो किसने करी थी, वो फाउंडिंग करी थी उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य एम्पायर को खोजा गया था। तो मौर्य एम्पायर में देखा गया है कि उसकी हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है, मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है, तो दे रखा है स्कल्पचर से पता चलता है, टेक्स्ट से पता चलता है और साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो ये सब सोर्सेस है जिससे हमें मौर्य के बारे में पता चल रहा है। अगर हम बात करें कि एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, यानी कि प्रशासन कैसे चलता था, तो इसको ऊपर करो। दे रखा है इसमें कि जो एम्पायर था, नीचे थोड़ा नीचे, हाँ, जो एम्पायर था उसमें दे रखा है कि जो उसकी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। यानी कि देखो जो मगध की जो कैपिटल थी, स्टार्टिंग में पहले उन्होंने राजगृह रख रखी थी, राजगीर कहते हैं जैसे आज के टाइम पे, वो उनकी सबसे पहली कैपिटल थी। फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल को पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जैसे आज के टाइम पे हम पटना बोलते हैं, तो पाटलिपुत्र भी एक वो थी, महाजनपद थी। ठीक है, तो उसको कैपिटल बना रखा था। और इसमें दे रखे कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स दे रखे, कौन कौन से, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्ण नगरी। ये सारी जो है हमारे पॉलिटिकल सेंटर्स है, मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स है जहां पे काम चलता था। उसके बाद दे रखा है अशोक जो थे वो क्या करते थे, धम्म के बारे में चीजें स्प्रेड करते थे, बातें, टीचिंग्स वगैरह फैलाते थे। ठीक है, तो धम्म जो था वो बुद्धिज्म से रिलेटेड था, बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे अशोक, तो वो उसके बारे में चीजें या टीचिंग्स फैलाते थे धम्म के बारे में। धम्म के कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे, उनको स्प्रेड करते थे सबके साथ। तो इसे बता रखा है कि धम्म के बारे में वो चीजें प्रोपोगेट करते थे। उसके बाद दे रखा है कि आर्मी और ट्रेड रूट्स इनके ज्यादा मतलब बहुत अच्छे थे। कैसे रिलेशंस थे इनके, क्योंकि देखो पाटलिपुत्र जो थी वो गंगा के बगल में थी, तो इनके ट्रेड रिलेशंस वगैरह सारे जो भी कम्युनिकेशन होता था वो थ्रू गंगा के थ्रू ही होता था। ठीक है, उसमें दे रखा है कि आर्मी और ट्रेड रूट्स जो थे वो ये इंश्योर करते थे कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो चलता रहे अक्रॉस द रीजन, मतलब पूरा इंडिया का जो भी पूरा रीजन था वहां पे चलता रहे। ठीक है, उसके बाद दे रखा है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी कि कुछ अलग अलग न्यू नोशंस थे, नए नए नोशंस थे किंग को लेकर, वो देखते हैं। तो दे रखा है चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ। साउथ में पढ़ते हैं कि कौन कौन से राजा थे। तो देखो वहां पे राजा तो थे ही, राजा के साथ साथ तो एक टाइटल देते थे चीफ का, जैसे सरदार बोलते हैं हिंदी में। तो वहां पे चीफ्स होते थे जैसे चोल, चेर और पांड्य। ये जो थे ये बहुत बड़े किंगडम्स रहे हैं इनके, और इनका बारे में मेंशन कहाँ पे करी गई है, तमिल कम के अंदर इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो रूल था
तमिलकम के अंदर पूरा का पूरा इनका रूल था। तमिलकम एक जगह है नीचे साउथ में स्थित है, तो वहां पे पूरा का पूरा इनका रूल करता था चोल, चेर और पांड्या का। उसके बाद दे रखा है कि जो चीफ थे ये क्या करते थे, रिचुअल्स वगैरह कंडक्ट कराते थे, वेलफेयर ये वगैरह कि हाँ भाई कि सबका वेलफेयर कैसे होगा, ये सब चीजें इनका काम रहता था। और किसी का भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, आपस में किसी की लड़ाई हो जाती है या गिफ्ट्स की बात हो रही है, तो ये सब चीजें इनसे ही करा जाता था। इनफैक्ट इनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे, ठीक है। साथ ही में दे रहेगा डिवाइन किंग्स। कुछ राजा ऐसे थे जो अपने आप को डिवाइन बोलते थे, और डिवाइन यानी कि दैव्य राजा बोलते थे अपने आप को। तो उसमें दे रखा है कुषाण। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राजा जो थे जो अपने आप को डिवाइन किंग्स बोलते थे, तो उसमें आते हैं कुषाण। कुषाण जो थे वो अपने आप को डिवाइन किंग्स बोलते थे, और ये आइडिया जो था इन्होंने चाइनीज रूलर से इंस्पायर थे, क्योंकि चाइनीज रूलर अपने आप को एंजल के वो कहते थे सन्स, तो वैसे ही इन्होंने भी अपने आप को बोला कि हम मतलब भगवान ने हमें भेजा है, हम दिव्य हैं, ठीक है, ये ऐसा बोलते थे अपने आप को। तो इनके स्टैचूज बड़े बने बने पड़े हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिले थे, जिसमें इन्होंने अपने आप को बोला कि हम लोग बहुत दिव्य हैं, हम लोग बहुत गॉडली है, तो हमारी इज्जत करो। तो अपनी जनता को अपने आप को मनाने के लिए या अपने आप को मानने के लिए कि उनको माने लोग, तो इसलिए वो अपने आप को गॉड से एसोसिएट करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद उनको टाइटल वगैरह ऐसे दिए गए थे। उसके बाद उनके स्टैचूज मिले हमें, कोलोसल वाले बड़े बड़े, वो देखे थे। उसके बाद गुप्ता रूलर्स के बारे में दे रखा है। गुप्ता रूलर्स जो थे वो किस पे डिपेंडेंट रहते थे, वो रहते थे सामंत में। सामंत में डिपेंडेंट रहते थे किस चीज के लिए, लैंड के लिए और मिलिट्री सपोर्ट के लिए। तो सामंत होते थे वो उनको हेल्प करते थे लैंड और मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी चीज की अगर जरूरत पड़ जाती है तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अ चेंजिंग कंट्री साइड। और चेंजिंग कंट्री साइड में दे रखा है कि कैसे क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो कैसे करा गया, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करा गया, प्लो एग्रीकल्चर का यूज करके। प्लो एग्रीकल्चर से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो फर्टाइल और हाई रेनफॉल एरियाज थे वहां पे अचानक से देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले होता था वो अब काफी ज्यादा होने लग गया है पहले से। उसके बाद दे रखा है इरिगेशन सिस्टम लाए गए, क्योंकि कुछ कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहां पे रेनफॉल नहीं होती है, यहाँ हमें प्रॉपर वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज करने के लिए वेल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, और इसमें भी हमें ये देखने को मिला कि एग्रीकल्चर काफी इंक्रीज हो गया था और इसमें अच्छी खासी बढ़ावा देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद लैंड ग्रांट्स के बारे में दे रखा है। उस टाइम पे लैंड ग्रांट्स होती थी। लैंड ग्रांट्स के बारे में क्या दे रखा है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए दी जाती थी, जैसे कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिया, जैसे कि किसी राजा का अगर फेथ है, किसी मतलब किसी भगवान पे, किसी गॉड पे अगर उनका बिलीव है, तो वो उस बिलीव के उसमें क्या करते थे, वो करते थे, दान करते थे, ग्रांट्स देते थे। तो ग्रांट्स देते थे, और स्पेशली ये इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी, रिलीजियस या ब्राह्मण को दी जाती थी। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट, नीचे करो से, लैंड ग्रांट्स जो था, लैंड ग्रांट्स में क्या दे रखा है कि ये क्या करती थी, ये एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने में बहुत मदद करती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने में बहुत मदद करती थी, और ये पॉलिटिकल कंट्रोल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती थी। उसके बाद दे रखा है टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में। टाउन्स एंड ट्रेड में क्या दे रखा है कि अर्बन पॉपुलेशन जो थी उसमें दे रखा है एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्संस दे रखे हैं, जैसे कि क्या क्या दे रखा है, देखो किंग्स जो थे और जो अमीर लोग थे, किंग और अमीर लोग जो थे वो रहते थे हमेशा ऐसे लैंड्स पे जो फोर्टिफाइड हो। फोर्टिफाइड लैंड्स में क्या होता था, हर जगह से किलेबंदी होती थी, उनको मतलब प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो पूरे फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे वो लोग। और क्राफ्ट पर्सन जो थे, जो क्राफ्ट का काम करते थे, उनके बारे में बता रखा है कि वो क्या करते थे, वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, गहने वगैरह बनाना, टूल्स बनाते थे, हथियार वगैरह, औजार वगैरह बनाना, ठीक है। और ये सब चीजें हमें मतलब समझ लो कि अलग अलग टाइप की चीजें हमें देखने को मिली थी। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि क्राफ्ट पर्सन बहुत अलग अलग टाइप के टूल्स और ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। उसके बाद दे रखा है हमारे यहाँ पे ट्रेड कैसे होता था, सब कॉन्टिनेंट में भी होता था, यानी कि विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर भी होता रहता था, और कंट्री से बाहर भी होता था ट्रेड, क्योंकि मटेरियल्स हमें बाहर से भी चाहिए होते हैं और अंदर से भी मिल जाते थे इंडिया से, ठीक है। तो बता रखा है लैंड और रिवर का इस्तेमाल होता था रीजन टू रीजन जाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो होता था लैंड और रिवर का इस्तेमाल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर अंदर भी उसका इस्तेमाल होता था ऑब्वियसली, और बाहर जाने में तो खासकर रिवर का इस्तेमाल होता था। उसके बाद दे रखा है कि जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, ट्रेड रूट में कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि हमारा जो ट्रेड रूट है उसमें कंट्रोल करें, और फिर उसके लिए मतलब क्या करते थे, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा खासा प्राइस रखते थे, कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उस ट्रेड रूट की प्रोटेक्शन के लिए अच्छा खासा प्राइस को ऑफर किया जाता था उनके द्वारा।
फिर उसके बाद दे रखा है कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में। तो देखो कॉइन्स जो थी, कॉइन्स छपा करते थे, कॉइन्स में बता रखा है पंच मार्क्ड और गोल्ड कॉइन्स छापे जाते थे। तो पंच मार्क यानी कि उसमें जो पंच करा जाता था, राजा अपनी अपनी फोटोज भी मतलब उसके अंदर पिक्चर्स भी डालते थे और उसको छापते थे। तो गोल्ड कॉइन से बता रखा है गोल्ड कॉइन्स भी छापे गए, यानी कि कॉइन्स जो थे वो सोने के भी थे। उसके बाद नीचे करना और ऊपर, हाँ। फिर दे रखा है बैक टू बेसिक्स की बात करते हैं, कैसे इंस्क्रिप्शंस हमें कैसे मदद करते हैं कि इन सब चीजों के बारे में जानने में, और इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर करा जाता है। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, सबसे पहले खरोष्टी लैंग्वेज, खरोष्टी लैंग्वेज को कैसे डिसाइफर करा जेम्स प्रिंसेप ने। तो बता रखा है कि जो भी स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान वगैरह थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटीज है। तो उस सिमिलैरिटीज को कंपेयर करके उनको देखा, उनको मतलब अर्थ निकालने की कोशिश करी गई। उसके बाद दे रखा है हिस्टोरिकल एविडेंसेस, देखो हमारे ज्यादा से ज्यादा इंस्क्रिप्शन से ही बने हुए है ना, इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है। तो अशोक ने क्या करा, अशोक के इंस्क्रिप्शन बहुत बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि जो अशोक ने इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, स्तंभों में लिखा था जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर के बारे में जानना हो तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देख लो, और ऑल ओवर इस पीरियड के बारे में भी जानना हो तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस बहुत काम के थे, ठीक है। तो उसमें दे रखा है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है हमें, और उसमें टाइटल्स वगैरह का इस्तेमाल करा गया है कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रूलर किसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। अशोक के दो नाम दे रखे, एक तो पियादसी जो हमने बात करी थी, और एक और नाम था देवनम पिया, यानी कि जो गॉड के बिलवड थे, गॉड मतलब गॉड के प्यारे, उनको बोला जाता था अशोक को, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके स्टाइल को एनालाइज करते हैं और उसकी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, उसे बोलते हैं एपिग्राफिस्ट। तो एपिग्राफिस्ट जो थे उनका काम था ये सब करना, और जैसे कि किंग के ऑर्डर्स भी जो थे वो ऐसे ही लिखवाए जाते थे, रॉक्स के ऊपर लिखवाए जाते थे, अशोक भी ऐसे ही करवाते थे अपने ऑर्डर्स को रॉक्स के ऊपर लिखवाना। तो ये सबको जो भी इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो भी जानकारी थी वो सब के सब एपिग्राफिस्ट ने उसको स्टाइल को देखा, उसकी लैंग्वेज को देखा और उसके अर्थ निकाले, तब जाके आपका ये चैप्टर बना है, तब जाके हमें इतनी सारी जानकारी मिली है। उसके बाद दे रखा है नीचे लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। क्या लिमिटेशंस होती है इंस्क्रिप्शन पे भरोसा करने की? लिमिटेशन बहुत हो सकती है, क्योंकि देखो इंस्क्रिप्शन जो है वो विद टाइम डैमेज हो सकता है, डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज होने में उसमें कोई, हम उसको अगर अर्थ निकालेंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, या हमें प्रॉपर उसका लेटर मिसिंग दिख सकते हैं, ठीक है। लेटर मिसिंग होने की वजह से भी कुछ गलत अर्थ निकल सकता है, साथ ही साथ जो हम अर्थ निकाल रहे हैं क्या जरूरी है वो अर्थ सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस पे भरोसा करना और उस पर रिलाय करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ये सब जो लोग होते हैं या एपिग्राफिस्ट होते हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब भी ये किसी चीज का अर्थ निकालते हैं, क्योंकि समय के साथ अर्थ भी बदलता रहता है, साथ ही साथ डैमेज भी हो जाती है चीजें, कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती है और किसी को हम चीज को गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस थी इंस्क्रिप्शंस की, और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इतनी क्विकली करा, इतनी जल्दी से करा और कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है आपका, तो यही करें और अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करें।